राइस सिविल्स करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि दूसरे देश से आया कोई सामान या भारत से दी जाने वाली आईटी सर्विसेज आखिर किन नियमों के तहत काम करती हैं? इन सब का जवाब एक ही जगह है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के समझौतों में। तो चलिए आज इन्हीं समझौतों को आसान भाषा में समझते हैं, जो ग्लोबल ट्रेड की पूरी नींव है। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे WTO के बेसिक रूल्स, फिर चलेंगे कृषि समझौते और उसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से सब्सिडी बॉक्स सिस्टम पर। इसके बाद सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े गैट्स और ट्रिप्स समझौतों को देखेंगे और आखिर में निवेश और सुरक्षा के उपायों पर बात करते हुए भारत के लिए इसके क्या मायने हैं वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और जानते हैं कि ये ग्लोबल रूल्स आखिर हैं क्या। सवाल बहुत सीधा है और जवाब भी उतना ही सीधा है, विश्व व्यापार संगठन के समझौतों पर। 1 जनवरी 1995 को जब ये लागू हुए तो इनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा भरोसेमंद और पारदर्शी ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना जहां हर देश के लिए नियम कानून एकदम स्पष्ट हों, ताकि व्यापार बिना किसी भेदभाव या रुकावट के हो सके। चलिए अब आते हैं WTO के सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल समझौते पर, कृषि समझौता। ये वो समझौता है जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों के करोड़ों किसानों और हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। इस पूरे समझौते को 3 मेन पिलर्स पे खड़ा किया गया है। पहला है बाजार पहुंच, मतलब अपने बाजार दूसरे देशों के लिए खोलो, इंपोर्ट ड्यूटी कम करो। दूसरा है निर्यात प्रतिस्पर्धा, मतलब अपने किसानों को इतनी सब्सिडी मत दो कि तुम्हारा माल दूसरे देशों में बहुत सस्ता बिके और वहां के किसानों को नुकसान हो। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, वो है घरेलू समर्थन, मतलब सरकारें अपने किसानों को कितनी मदद या सब्सिडी दे सकती हैं उस पर लगाम लगाना। अब इस घरेलू समर्थन को रेगुलेट करने के लिए WTO ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम बनाया है, जिसे सब्सिडी बॉक्स प्रणाली कहते हैं। ये सिस्टम अलग अलग सब्सिडी को उनके असर के हिसाब से अलग अलग बॉक्स में डालता है। और हाँ, RAS और UPSC एग्जाम्स के लिहाज से ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन बॉक्सेस को देखते हैं। सबसे पहले है ग्रीन बॉक्स। इसमें वो अच्छी वाली सब्सिडीज आती हैं जिनसे ट्रेड पर बुरा असर नहीं पड़ता, जैसे एग्रीकल्चरल रिसर्च पर खर्च, इस पर कोई लिमिट नहीं है। फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल एम्बर बॉक्स। इसमें वो सब्सिडीज हैं जो ट्रेड को बिगाड़ती हैं, जैसे भारत का MSP। और यहीं पर भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि विकासशील देश अपने कुल उत्पादन का सिर्फ 10% ही इस बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके बाद है ब्लू बॉक्स, जो किसानों को उत्पादन कम करने के लिए दी जाती है, इस पर भी कोई लिमिट नहीं। और आखिर में है S&D बॉक्स, जो खास तौर पर विकासशील देशों को छूट देता है, जैसे छोटे किसानों को खाद बीज पर सब्सिडी देना। अच्छा, तो अब तक हमने बात की सामान की, कृषि की, लेकिन ट्रेड सिर्फ फिजिकल गुड्स का तो होता नहीं है ना? सर्विसेज और आइडियाज का भी होता है। तो अब देखते हैं कि WTO इन्हें कैसे रेगुलेट करता है। तो सर्विसेज में ट्रेड को रेगुलेट करता है GATS, यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। इसका मकसद सीधा सा है, सर्विसेज के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक क्लियर और रिलायबल रूल बुक तैयार करना। इसके तहत देशों पर 2 तरह की ऑब्लिगेशंस होती हैं, एक तो जनरल, जैसे सभी देशों को बराबर मानना, और दूसरी स्पेसिफिक, जैसे विदेशी कंपनियों को अपने देश में काम करने की इजाजत देना। गैट्स के मुताबिक सर्विसेज 4 तरीकों से या मोड से सप्लाई हो सकती हैं। मोड 1 है क्रॉस बॉर्डर, जैसे भारत की BPO इंडस्ट्री पूरी दुनिया को सर्विस देती है। मोड 2 है कंजम्पशन अब्रॉड, जैसे कोई टूरिस्ट भारत आकर यहाँ की सर्विसेज ले। मोड 3 है कमर्शियल प्रेजेंस, मतलब कोई विदेशी बैंक भारत में अपनी ब्रांच खोल ले। और मोड 4 है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स, यानी जब हमारे इंजीनियर्स या डॉक्टर्स काम करने के लिए दूसरे देश जाते हैं। भारत के लिए मोड 1 और 4 सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अब सर्विसेज के बाद बारी आती है आइडियाज की, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इसके लिए है ट्रिप्स समझौता। ये समझौता ये पक्का करता है कि हर मेंबर कंट्री इन्वेंशंस, क्रिएटिव वर्क्स और ब्रांड्स को बचाने के लिए कम से कम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो करे ही करे। तो ट्रिप्स में कौन कौन से राइट्स आते हैं? देखिए, इसमें है किसी आविष्कार के लिए 20 साल का पेटेंट, किसी किताब या गाने पर लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स का कॉपीराइट, किसी ब्रांड नेम के लिए 10 साल का ट्रेडमार्क और किसी खास जगह की पहचान वाले प्रोडक्ट के लिए 10 साल का GI टैग। हाँ, प्रीलिम्स के लिए इनकी ड्यूरेशन और इंडियन एक्ट जरूर याद रखिएगा, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। लेकिन ट्रिप्स में ना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ बहुत जरूरी फ्लेक्सिबिलिटीज या कहें कि छूट भी हैं।
पहला है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, मतलब किसी नेशनल इमरजेंसी में सरकार किसी पेटेंट वाली दवा को पेटेंट होल्डर की मर्जी के बिना भी किसी और कंपनी से बनवा सकती है। दूसरा है पैरेलल इंपोर्ट्स, मतलब वही दवा अगर किसी और देश में सस्ती मिल रही है तो सरकार उसे वहां से इंपोर्ट कर सकती है। ये दोनों ही पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि निवेश, फूड सेफ्टी और दूसरी सब्सिडीज से जुड़े नियम क्या कहते हैं जो ट्रेड को स्मूथ बनाने में मदद करते हैं। यह है ट्रिम्स एग्रीमेंट, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसका काम क्या है? ये उन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पर रोक लगाता है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, मतलब उसमें गड़बड़ी पैदा करती हैं। जैसे कोई देश ये शर्त नहीं लगा सकता कि विदेशी कंपनी को लोकल सामान ही खरीदना होगा या उसे इतना एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मेंस एग्जाम के लिए ये समझना जरूरी है कि ऐसी शर्तें ट्रेड में रुकावट डालती हैं। अब देखिए, हर देश को अपने नागरिकों, जानवरों और पौधों की हेल्थ की चिंता होती है, राइट? SPS अग्रीमेंट इसी से जुड़ा है। ये देशों को फूड सेफ्टी और एनिमल प्लांट हेल्थ के लिए स्टैंडर्ड्स बनाने का हक देता है, लेकिन यहाँ एक बट है। शर्त यह है कि ये सारे नियम साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड होने चाहिए और इनका इस्तेमाल दूसरे देशों का माल रोकने के लिए नहीं होना चाहिए। और आखिर में आता है SCM अग्रीमेंट, जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर दी जाने वाली सब्सिडीज से डील करता है। ये समझौता बताता है कि कौन सी सब्सिडीज खराब हैं और अगर कोई देश ऐसी सब्सिडी देता है तो दूसरा देश अपने बचाव में काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसा कदम उठा सकता है ताकि मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे। तो ये थे WTO के कुछ सबसे ज़रूरी एग्रीमेंट्स। जैसा कि हमने देखा, ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद ज़रूरी फ्रेमवर्क बनाते हैं जो आज के ग्लोबल ट्रेड को चला रहा है। ये लाइन बिल्कुल सही कहती है कि ये समझौते ग्लोबल ट्रेड की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्होंने व्यापार को नियमों में बांधा है। हाँ, ये बात भी सच है कि इन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि क्या ये विकासशील देशों के लिए भी उतने ही फायदेमंद हैं, खासकर कृषि सब्सिडी और महंगी दवाओं के मामले में। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इंटरनेशनल ट्रेड के लिए WTO जैसा प्लेटफॉर्म आज भी बेहद जरूरी है। तो ये थे वो रूल्स जो दुनिया के ट्रेड को चलाते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाती हूं, क्या ये नियम आज की बदलती दुनिया में भारत जैसे विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगला करंट अफेयर्स टॉपिक कौन सा होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।